Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग PMI जो कि रिबाउंड हुआ है नवंबर में। देखिए, थोड़ा सा आर्टिकल को समझेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज को भी यहाँ पर समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसकी एक्टिविटीज़ रिबाउंड हुई हैं। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस हमें देखने मिला है इन दी नवंबर मंथ। बात की जा रही है कि जो हम S&P ग्लोबल इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई है कि 56 से 55.5 का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने के लिए मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो एक बहुत अच्छा उछाल आप देखने के लिए मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है कि किस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे, इसे रिलीज़ करता है S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो ये एक सर्वे बेस्ड मेजर होता है जो कि रिस्पोंडेंट की तरह काम करता है। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परसेप्शन हुए हैं अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग वेरिएबल्स के कारण, और कंपेयर किया जाता है यूजुअली पिछले मंथ को। सो अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर मंथ के पॉइंट से आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा। पर्पस क्या है PMI का? देखिए, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वर्तमान सिचुएशन क्या है, फ्यूचर बिजनेस कंडीशन कैसी हो सकती है, या कंपनीज को कोई डिसीजन लेना है, या कोई इन्वेस्टर है उसे इन्वेस्ट करना है, कोई एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है, उसके लिए सारे के सारे एस्पेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इसमें यूजुअली 0 से लेके 100 तक आप देखेंगे नंबर्स दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो 50 से ऊपर नंबर होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। वहीं दैट मीन्स आप देखेंगे एक एक्सपांशन हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देखिए इस तरीके से हमारा भी एक्सपांशन हो रहा है। दैट मीन्स अगर इससे कम नंबर है तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसमें कमियां हैं जिन फ्लॉस को हमें दूर करना आवश्यक है। ओके, अगर PMI जो है वो पुराने मंथ से ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है करंट मंथ में, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सो इट इज़ यूजुअली रिलीज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, इसीलिए एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक सेक्टर में। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। UAE ने अनाउंस किया है $30 बिलियन का फंड ताकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। हम बात कर रहे हैं COP28 की, जिसको यहाँ पर चेयर किया जा रहा है बाय UAE। चेयरमैन है सुल्तान अहमद अल जबेर। बात की जा रही है कि यहाँ पर लगभग $250 बिलियन का जो फंड है मोबिलाइज किया जाएगा 2030 तक, ताकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया जा सके, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए चेंजेस लेकर आए जा सके। COP28 मीटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फंड बनाने की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम है ऑल्ट्रा, ALTERA। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस फंड का नाम आप याद रखेंगे। सो ये जो $30 बिलियन का फंड है ये UAE ने यहाँ पर स्टार्ट किया है ताकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया जा सके। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल्टेरा का यहाँ पर एम है कि $250 बिलियन को ग्लोबली जो फंड है इसको यहाँ पर रिलीज करना है। एक लार्जेस्ट फंड हो जाएगा आज की डेट तक में अगर आप देखेंगे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस फंड का मुख्य इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने वाला है क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, और ऐसा डेवलपमेंट करना जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंजेस से सफ़र कर रही हैं उनको एम्पावर करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो इनिशियल पोर्शन है इस फंड का, ये अलोकेट किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ओवर 0 पॉइंट, आप यहाँ देख सकते हैं, ओवर 6 गीगावाट ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, इंक्लूडिंग 1200 मेगावाट ऑफ विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट, जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। बात करें तो एक मार्केट यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है लगातार। आप देखिए ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार हो रही है। ऐसे में ऑल्टेरा फंड का सबसे बड़ा फोकस के 4 पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनर्जी, दूसरा पॉइंट हमें देखने मिल जाता है ट्रांजिशन,
तीसरा पॉइंट हमें देखने मिल जाता है इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन एंड फोर्थ इज द सस्टेनेबल लिविंग with climate technology. So this is why this particular fund is extremely very important. चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि इस बार जो हमारी विंटर सीजन होने वाला है ये यहां पर मिनिमम टेम्परेचर से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है यूजुअली विंटर्स में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म इस बार हमें विंटर्स देखने के लिए मिलेगा। इस बार की अगर हम बात करें तो ये जो पूरी कंडीशन है वार्मिंग विंटर्स की, ये इंडिया में हमें देखने के लिए मिल रही है। तीसरा वार्मेस्ट नवंबर है। इस बार का जो नवंबर निकला है ये अभी तक 3 बार सबसे ज़्यादा गर्म हमें देखने मिला है सिंस 1901। दिस इज़ ऑल्सो दी वार्मेस्ट। अब देखिए, अकेला एल नीनो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इंडिया में जब हम वार्मेस्ट विंटर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, इंडिया में कुछ कंडीशन हुई थी इसके अलावा, जैसे कि हमारा एल नीनो की सिचुएशन। इसी के अलावा आप देख लीजिए बहुत सारे रीजनल फैक्टर्स जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्रिएट होना, साइक्लोन्स बन जाना बे ऑफ बंगाल में, और इसी के साथ आप देखेंगे इन सारी कंडीशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर होने वाला है वो यहाँ पर हायर रहेगा नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर से, और इसी की वजह से इंडिया में इस बार हम फेस करेंगे विंटर सीजन थोड़ा सा गर्म। आज अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एल नीनो की कंडीशन की वजह से एक जो एल नीनो की कंडीशन बोली जाती है, जिसका मतलब होता है वार्मर दैन यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर, ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो एल नीनो है ये 3.4 रीजनल मेंटेन्ड, मतलब 2.4 डिग्री सेल्सियस जो इसका यूजुअल थ्रेशोल्ड होता है उससे हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इसी के अलावा अगर हम दूसरी कंडीशन के बारे में चर्चा करें तो वो है साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से भी हम देखेंगे क्लाउडीनेस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और एक मिनिमम टेम्परेचर हमें साउथ पेनिनसुलर इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। वहीं ईस्टर्न कोस्टल इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अबव द नॉर्मल कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो ये सारी कंडीशन है जो मिलकर इस बार हमारे पूरे के पूरे टेम्परेचर को वार्मर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगर आईएमडी की, तो आईएमडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में। एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। प्रिंसिपल एजेंसी आपको देखने मिल जाएगी जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सेस्मोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑल राइट, चूँकि हम एल नीनो को कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसीलिए आई एम गोना स्किप दिस पार्ट हेयर। चलिए, रिसेंटली यहाँ पर एक मूवी आने वाली है जिसमें विकी कौशल लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैम होमरुज जी, फार्मजी जमशेद जी मानेकशॉ, जो कि इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही वेल नोन फिगर रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर एक बायोपिक रिलीज़ हो रही है सैम बहादुर। मानेकशॉ की अगर मिलिट्री करियर की बात करें तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में आप देखेंगे तो लगभग 4 से भी ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर्स को अपने टाइम में देखा है। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, चाहे बात करें हम 1971 के पाकिस्तान वॉर के बारे में, यहाँ पर इंडियन फोर्सेस को हमेशा विक्ट्री दिलाने के लिए सर मानेकशॉ को याद किया जाता है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर आएंगे इस आर्टिकल के बारे में। शुरुआती टाइम पीरियड की बात करें तो सैम मानेकशॉ, जिनका जन्म अमृतसर में 1914 को यहाँ पर हुआ था, होमरिज मानेकशॉ के यहाँ पर, और इनकी मदर के नाम की अगर हम बात करें तो हिला। और इसी के बाद आप देखेंगे ये बाद में आ जाएंगे मिलिट्री करियर में। अगर हम इनके मिलिट्री करियर की शुरुआत होने की बात करें तो 4 फरवरी 1935 इनको 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट में यहाँ पर शामिल किया गया था, ब्रिटिश यूनिट में। वहीं पर आप देखेंगे तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, इनको पोस्ट किया गया था 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट स्टेशन जो कि बर्मा में था, और यहीं पर इनको एक क्वार्टर मास्टर
के रूप में अपॉइंट किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो ये फील्ड मार्शल रहे, आपको बर्मा के केस में देखने की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, और इसी के साथ इन्होंने बर्मा कैंपेन में 1942 में हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफर इनको किया गया था कॉमनवेल्थ सोल्जर के रूप में, द मिलिट्री क्रॉस। आगे के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है 1971 वॉर के समय में। लेकिन सिर्फ 1971 तक की बात हमें नहीं करनी होगी, इनकी टैक्टिक्स, लीडरशिप को हर केस में जाना जाता है। चाहे हम 1962 के इंडो-चिनो वॉर के बारे में बात करें, वेयर ही सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था यहाँ पर लॉजिस्टिक और प्लानिंग को लेकर। 1969 के पीरियड की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया था 8th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में इंडियन आर्मी में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका जाना जाता है 1971 के इंडो पाक वॉर के बारे में, जहां पर इन्होंने सबसे ज़्यादा मिलिट्री विक्टोरियस हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करी थी। मानेक शॉ की जो स्ट्रैटेजीज की बात कर लेंगे, इनकी एक मेटिकुलस प्लानिंग की वजह से ही आज की डेट में वर्तमान समय का बांग्लादेश हमारे सामने देखने के लिए मिला है, और यही कारण था कि पाकिस्तान की फोर्सेस को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा था 1971 में। इम्पॉर्टेंस समझिए, मानेक शॉ अपनी विट, ह्यूमर और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जिसकी वजह से ही ऑलवेज earn that respect, administration from the troops, whether from the colleagues। बात करें इसके बाद आर्मी के बाद क्या हुआ, तो आर्मी से 1973 में इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद से ये पीसफुल एक बहुत अच्छी सी लाइफ इन्होंने जी, और 94 की एक अच्छी एज में आकर 27 जून 2008 ही लेफ्ट हिज लेगेसी बिहाइंड फॉर द इंडियन मिलिट्री एंड फॉर ईच वन ऑफ अस। बात करें इनको मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में, तो देखिए मानेक शॉ को यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, मिलिट्री क्रॉस फॉर हिज डिस्टिंक्टिव सर्विसेज ऑल्सो। देखिए एक डेटा यहाँ पर हमारे सामने आया है जीडीपी ग्रोथ को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक मैसिव सरप्राइज यहाँ पर क्रिएट किया है जब इन्होंने रिलीज़ किया इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द कंट्री, जहाँ पर मैन्युफैक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जीडीपी को हमारी बहुत ज़्यादा उछाल प्रोवाइड की है। वहीं एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला है। आपके सामने एक डेटा है, आप इसको देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, माइनिंग, सर्विस सेक्टर, इसमें किस तरीके का एक डाउनफॉल हमें देखने मिला है जब आप 2019 से लेके 2023 के टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो पूरा का पूरा न्यूज़ है, अगर आप इससे समझेंगे तो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मेजर किया जा रहा है इकोनॉमिक आउटपुट 7.6% इन दी क्वार्टर, इन दिस सेकेंड क्वार्टर। ये देखिए अपने आप में एक वेलकमिंग न्यूज़ है, क्योंकि ना केवल ये एक इम्प्रेसिव लेवल बता रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के, बल्कि यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, उसको इसने पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक विंडिकेशन ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया को लेकर, जहाँ पर आप देखेंगे एक आउटलाइन एस्टिमेशन किया जा रहा है कि भविष्य में जो इंडिया का सेक्टर है, जो आउटपुट है, वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। थर्डली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आरबीआई है, इट इज़ अनलाइकली टू कट इंटरेस्ट रेट बहुत ही जल्दी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ही पहले। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दो तरीके होते हैं हमारे पास जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, वन इज़ टू लुक एट हाउ पीपल स्पेंड देयर मनी, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है साइड ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा हो जाता है ये देखना कि इनकम साइड ऑफ द इकोनॉमी। मतलब हम दो तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर साइड और दूसरा इनकम साइड। जो पहले था आप देखेंगे, पहले इसको बोला जाता था जीडीपी, दैट इज लेटर इज मैप्ड बाय लुकिंग एट द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अगर हम आरबीआई के हिसाब से बात करें तो जीवीए को एक डिफाइन किया जाता है एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जितना भी आउटपुट हुआ है माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी इनपुट्स।
ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर देखा जाता है इन दी शेयर्ड लाइक प्राइमरी फैक्टर्स, प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। सो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि हमें जीडीपी यहाँ पर देखने मिल जाएगा फ्रॉम द जीवीए रूट एज वेल एज बाय द एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस earned by the government and subtracting the subsidies provided by the government। तो याद रखिएगा जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। दोज आर ब्रॉट बाय द फाइनल यूजर्स, दोज हु आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे में अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करने की बात करें तो हम प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को काउंट करते हैं। वहीं अगर हम जीवीए की बात करें तो उसको सेम नेशनल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द सप्लाई साइड। सो does so by adding all the value added across the different sector at a particular time. That means it is a value addition that individual sector has done for the final production. Okay, so by looking at the GVA growth, what will happen? One can understand which sector of the economy is robust and which is struggling. This is basically the difference and relation between the GDP and GVA. चलिए, टॉकिंग अबाउट द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, इट्स द COP28 और हम बात करने वाले हैं लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट डिज़ास्टर से, जैसे फ्लड की बात करें, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन की बात करें, कैटास्ट्रॉफिक एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हुई हैं, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके रिजल्ट आप देखेंगे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो जाना है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा बहुत अधिक किया जा चुका है। सो इट इज़ द डेवलपिंग कंट्रीज़ नाउअडेज जो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र कर रही हैं, नॉट अलोन द डेवलपिंग कंट्री बट जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, दे आर सफरिंग अलॉट। आज की डेट में कंडीशन इतनी भी हो चुकी है कि ये जो सफरेज है, ये जो कंडीशन है, नाउ इट इज़ बियॉन्ड द करेक्टिव मेजर्स। मतलब एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब करेक्टिव मेजर्स भी नहीं लिए जा सकते हैं। दैट मीन्स डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए जो कंट्रीज़ हैं जिससे सफ़र कर रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको मिटिगेट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है। रिसेंट स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो क्लाइमेट डिज़ास्टर है इसकी वजह से $1.5 ट्रिलियन का लॉस अकेले हमें 2022 में देखने के लिए मिला है, जिसमें से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे हैव सफ़र्ड अ लॉट, क्योंकि इनकी जीडीपी का लगभग 8% एवरेज यहाँ पर केवल और केवल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए गया है। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट मेजर हो जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर इनके लॉसेस की भरपाई करने की कोशिश करें। ओके, आगे अगर हम बात करें कि कितना डैमेज यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो चुका है, तो इंडस्ट्रियल एरा जिसकी शुरुआत हुई थी 1850 में, इसने अर्थ के नेचुरल मैकेनिज़्म को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की, इनके एब्जॉर्प्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली जब आप बात करते हैं यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन की, तो ये अकेले मिलकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं 50% एमिशन के। वहीं अगर आप बात करेंगे रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो डेटा है ये बढ़कर हो जाता है 65%। मतलब जितना भी इमिशन हो रहा है उसका 2/3 केवल और केवल इन कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। अदर देन दैट इंडिया रिस्पॉन्सिबल है 3% हिस्टोरिकल एमिशन को लेकर, जिसमें भी कई बार ये सवाल आ जाता है कि जब आप ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड दे फोर्स्ड अस टू डू डिफरेंट वर्क।
चाइना की बात करें तो अभी तक की डेट में पिछले 15 सालों में ये सबसे बड़ा एमिटर निकल कर आया है, वेयर इट हैज़ एमिटेड 11% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, हम मीथेन की भी बात कर रहे हैं, हम नाइट्रस ऑक्साइड की भी बात कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर रहे हैं, साथ ही हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ग्लोबल हीटिंग को लेकर, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज क्वांटिटी में रिलीज़ किए जाते हैं अर्थ यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती जा रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम, हाउ मच लॉस एंड डैमेज इज़ द वर्ल्ड फेसिंग। तो कोई एक एप्रोप्रिएट डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम डैमेज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से जो कंट्रीज़ हैं इनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। कितना बड़ा है ये फंड, तो अभी तक की बात करें तो मोर देन $400 मिलियन हैज़ बीन प्रॉमिस्ड इनटू द फंड। यूएई COP28 को यहाँ पर हेल्ड कर रहा है और इन्होंने प्लेज किया है कि $100 मिलियन का जो फंड है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ प्रॉमिस्ड अबाउट $250 बिलियन। यूएस यहाँ पर बोला है कि वो $17.5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। जापान ने भी बोला है कि दे विल कंट्रीब्यूट फॉर $10 मिलियन। और इसी की तरीके से आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक को एक ओवरसी मतलब एक चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पर बिठाल दिया गया है, सो दैट इट कैन सी अबाउट द लॉस एंड डैमेज फंड, कि उसकी बिगनिंग, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो सके। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।